अच्छा ये आवाज कर रहा पंखा अपना समझ गया। आइसोमेरिज्म में क्या होमवर्क था? ओए तू उधर बैठा कर यार, ये इधर बेटा आप उधर बैठ जाए। एक्सरसाइज 1 कहाँ से कहाँ दिया था? और मेटल कार्बोनिल भी दिया था। और एक्सरसाइज 2 भी, वो सब 2 भी करनी है। अच्छा करनी है, मैं कहा वो भी करनी है। इन टेक्स्ट दी थी बस, ठीक है। वो इवनिंग और ये होमवर्क लिख लो यार पहले, जो हम थर्सडे को डिस्कस करेंगे सारा होमवर्क। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 जो रह गया उसको क्या कर दो, खत्म कर दो बस। कार्बोनिल वाला आइसोमेरिज्म इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, हाँ और ठीक है चलो। ओए होमवर्क क्लियर हो गया? बोलो बाकी नहीं आए? और कह दो सर को 5 मिनट तो छोड़ देंगे पहले हैं, टेस्ट भी दे रही हुई है तुम लोगों को। क्या सर कुछ तो मान लो यार बात हमारी भी। क्या सर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, क्या काइंडली। अब लिखो हेनरीज लॉ लिखो यार। तारीख होगी आज। ओए हैप्पी बैसाखी टू एवरीवन यार। वो 2 साल पीछे चले गए, पता नहीं क्या हो रहा है यार। कल 6 महीने आगे चले गए, ये क्या चल रहा है ये। अच्छा इधर 4 आना था, इधर 6 आना था। ओ हो समझ रहे बेटा? हैप्पी बैसाखी टू एवरीवन यार। हेनरीज लॉ, देखो अभी हेनरी लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारे पास सोल्यूशन होता है। रिकॉर्डिंग देखी थी आपने? ठीक थी? हाँ फीडबैक देना, जो भी कोई बच्चा रिकॉर्डिंग सुने। मिस थे? क्यों ना? तो 2 पार्ट्स में थी। अरे 2 पार्ट्स में है ना ना, पहले 40 मिनट की फिर अगली भी 45 मिनट की है। अच्छा तूने एक ही पार्ट देखा होगा रिकॉर्डिंग का। पहले हम वो कर रहे थे ना, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले 30-40 मिनट। हाँ 2 वीडियोस थी बेटा, ठीक है ना? तो आप उनको ना सुनना दूसरी वीडियो को, फिर वो कवर हो जाएगा जो छूट गया। चलो अब देखो हेनरीज लॉ में क्या है, पहले सुन लो। एक तो जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, भी हम इस चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, तो लिक्विड सॉल्यूशन है। कौन सा है? तो ये सॉल्वेंट है। क्या है ये? इसमें कौन कौन घुलेगा? घुलेगा नहीं, ये तो क्या ही होएगा, लिक्विड ही होएगा। इसमें जा तो कौन घुलेगा? सॉलिड। जा इसमें कौन घुलेगा? गैस। जा फिर लिक्विड। गैस एंड लिक्विड जो पढ़ते हैं ना अपन, क्या पढ़ते हैं? गैस एंड लिक्विड। ये भी एक क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। इसको हम कौन से लॉ के अंडर पढ़ते हैं? पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना? ये जो दोनों चीजें हम पढ़ते हैं, ये किस में पढ़ते हैं? एक और लॉ आता है जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। क्या आता है? हाँ क्या ये पॉइंट समझ आ गया? तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? तो हेनरी लॉ किसके बारे में बताता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो जब भी गैस एंड लिक्विड का क्वेश्चन आएगा तो लिखो, बस यही है, पढ़ाई स्टार्ट होगी और क्या।
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। अरे ल पूछने की जरूरत ही नहीं बेटा। हाँ ध्यान से ये ठीक है। हाँ जी पुत्र, कर दो स्टार्ट गड्डी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। अब अगला पॉइंट लिखो। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ कॉमा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, वो इन्वर्टेड कॉमास लिखने हैं, ठीक है। जो बच्चे लेट आए मैं ये बता दूं भी, हम बेटा अभी नया कल हमने हेडिंग लिखा था कौन सा, हेनरीज लॉ, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, लिक्विड सोल्यूशन है चैप्टर का नाम, ठीक है। 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक सॉलिड सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन आप मान लो सॉलिड स्टेट, क्या मान लो सॉलिड, वो चैप्टर पहले था अब नहीं है, समझ गए। फिर एक चैप्टर था गैसियस स्टेट जिसमें हम क्या पढ़ते थे, गैसियस सॉल्यूशंस के बारे में, समझ गए। वो भी चैप्टर अब नहीं रहा। अब कौन सा चैप्टर रह गया, सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन। समझ आ गया कि नहीं। तो लिक्विड स्टेट वगैरह चैप्टर है ये वाला। तो इसमें सॉल्वेंट कौन होएगा, लिक्विड होएगा। सॉल्यूट तीनों में से कोई भी हो सकता है। पहला हम कौन सा सॉल्यूट पढ़ रहे हैं, गैस एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड। उसके बारे में जो भी कोई इंफॉर्मेशन दी है किसी ने, वो कौन से साइंटिस्ट थे, हेनरी। तो उन्होंने कौन सा लॉ बना दिया, हेनरीज लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा, फटाफट लिखते रहना, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा, solubility of a gas and liquid, solubility of a gas and liquid is directly proportional to the, solubility of a gas and a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas, is directly proportional to partial pressure of that gas above liquid, above liquid। इसका क्या मतलब है, ठीक है। जैसे पहले अभी सुन लेना, मान लो बेटा जैसे कल कोका कोला वाला एग्जांपल किया था ना हमने, ठीक है। हाँ, तो पहली बात तो सॉल्वेंट कौन है, कोई भी लिक्विड है, लेट से कोई वाटर है, ठीक है। क्या है ये, वाटर विच एक्ट एज ए सॉल्वेंट, और ये कौन सी स्टेट में, लिक्विड में। वाटर के ऊपर हमने एक गैस रख दी, कौन सी गैस रख दी, CO2 गैस है। तो गैस के ये पार्टिकल्स हवा में होंगे कि नहीं, यस, ये CO2 गैस है। अब ये CO2 गैस इसके अंदर कितना डिसॉल्व होएगी, इसके बारे में किन्होंने बताया, हेनरी ने। क्या बताया, देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, मान लो टेम्परेचर कोई फिक्स कर दिया, फिर उसके बाद क्या बताया, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ द गैस, वेरी वेल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल वर्ड हम कब यूज करते हैं, कब नहीं करते, ये भी सीखना है अपने को। देखो, एक वर्ड होता है कौन सा, प्रेशर, एक होता है पार्शियल प्रेशर। अगर हमारे पास कंटेनर में कितनी गैसेस हैं, एक तो ये ब्लैक कलर की गैस होगी, सिर्फ ब्लैक कलर की क्या है, गैस है, ठीक है। मान लो इस गैस का जो भी कोई प्रेशर है, ठीक है ना, PB बोल देते हैं, इसका है 2 atm, कितना है, 2 atm। तो इस केस में हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ गैस B is 2 atm which is also equal to the pressure of container। यही होएगा कि नहीं यार, एक तरह से देसी मीनिंग, समझ, ठीक है। और यू कैन से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, बोलना है, टोटल प्रेशर, ठीक है, इन द कंटेनर, ओके। पर अगर अपने पास मान लो अब ये ब्लैक कलर की गैस है,
और एक रेड कलर की गैस है, ठीक है। जो रेड कलर की गैस है, मान लो इसका प्रेशर है 1 atm। जो ब्लैक कलर की गैस है इसका प्रेशर है 2 atm। अब मैं इसको अगर इंग्लिश में बोलूंगा, ये तो मैथ है, ये तो क्या है, इसको अब मैं बोलूंगा पार्शियल। क्या बोलूंगा? तो पार्शियल वर्ड तब आता है जब एक से क्या हो, ज्यादा गैसेस हो। किसमें? कंटेनर में। वाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कौन सा? रेड, इक्वल टू 1 atm। क्योंकि जब मैं टोटल प्रेशर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, तो एक गैस के प्रेशर से को मैं टोटल प्रेशर, अब मेरे को दोनों गैसेस के प्रेशर को मिला के ही क्या बोलना पड़ेगा, टोटल प्रेशर। समझ आ गया? तो पार्शियल जब एक ही गैस है, चाहे पार्शियल बोलो चाहे प्रेशर बोलो, बात क्या है? इस केस में आप पार्शियल बोलो चाहे प्रेशर बोलो, बात क्या है? सेम। पार्शियलिटी, पार्शियल वर्ड कब आता है? पार्शियल मतलब हाफ टाइप कुछ होता है ना, मतलब कुछ ना कुछ अगर कोई और गैस है। क्लियर? अब यहां पर क्या बोला इन्होंने, स्टेटमेंट बोलो, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। कौन सी गैस इसमें बेटा? CO2। कितनी घुलेगी किसमें? हाँ, एकदम हिंदी पंजाबी पंजाबी समझ क्लियर होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 किसमें? वाटर में, लिक्विड में। इज डायरेक्ट बोलो तुम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर। मतलब इसका मतलब ये हो गया भाई, लिक्विड के ऊपर जितना प्रेशर है किसका? CO2 का इस केस में, उतनी ज्यादा गैस इस सॉल्युबल होगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब पार्शियल का मीनिंग क्या है वो बाद में बताएंगे। इस केस में तो प्रेशर भी बोल सकते हैं, बात क्या है? सेम। क्यों? जब गैस ही क्या है? एक। तो इन जनरल बोलो, ये पॉइंट समझ आ गया आपको सभी को? ये फीलिंग आ गया आपको बस इसका दिमाग में? अरे बोल दो। हाँ भी, पार्शियल कब बोलना है? जब एक से ज्यादा, नहीं तो कौन सा वर्ड चल जाएगा मार्केट में? हाँ, ये हो गया। अब हम क्या बोलेंगे? इन जनरल, सिर्फ बोलना ही आपने, इधर ध्यान देना। इन जनरल प्रेशर ऑफ एनी गैस अबव द लिक्विड, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस। किसमें? इन द गिवन लिक्विड। ये लिख सकते हैं ना, सॉल्युबिलिटी प्रेशर, प्रेशर सॉल्युबिलिटी, बात क्या है? सेम, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हटाने के लिए फिर अभी ये साइंटिस्ट अमर कब होंगे? जब ये अपने नाम का एक क्या लेकर आएंगे? कांस्टेंट। इनटू क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी? गैस की। किसमें? लिक्विड में। अब सॉल्युबिलिटी को बोलो, देखने के बहुत सारे नजरिए हैं। क्या मास के टर्म्स में देखें भी, इसमें कितने ग्राम घुलेगी, है ना। सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के वेरियस मेथड होते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन टर्म, बोलो वो क्या हो सकता है? मास, परसेंटेज, वेट, कोई भी क्या हो सकती है? क्या मोलैरिटी के टर्म्स में सॉल्युबिलिटी कहना चाह रहे हैं भी, इसमें इतने मोल्स घुलेगी। अगर मान लो प्रेशर 2 atm तो 1 मोल, 3 atm 2 मोलर। समझ गए? क्या हम ऐसा बोलेंगे भी भाई, अगर तो सॉल्युबिलिटी का टर्म भी डिफाइन करना जरूरी है कि नहीं है? यस। इन जर्नल तो ये होता है, बोलो इन जर्नल तो ये होता है। बट हेनरी ने, बोलो हेनरी ने सॉल्युबिलिटी के लिए कौन सा पैरामीटर ऑप्ट किया? मोल फ्रैक्शन। बोलो कौन सा? उन्होंने मोल फ्रैक्शन से डिफाइन कर दिया। आप बनाओगे तो जो आपको अच्छा लगे। समझ आ गया कि नहीं? उनके अकॉर्डिंगली मोल फ्रैक्शन। तो हम क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू हेनरीज प्रेशर ऑफ गैस अबव द, इक्वल टू हेनरी इनटू मोल फ्रैक्शन। सुनो पहले, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो किस में घुली हुई है? लिक्विड में घुली हुई है ना, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। अच्छा सर, अब ध्यान से सुनो, ये गैस है ना इधर, यस, ये पानी में क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। अब ये जब पानी में घुलेगी तभी तो ये एक क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा बोलो? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितनी चीजें हैं? कौन सी? एंड वाटर। तभी इसमें हम किसके बारे में कमेंट करेंगे? मोल फ्रैक्शन की। समझ आ गया?
आपको CO2 के मोल फ्रैक्शन हवा में देखने हैं कि पानी में घुले हुए देखने हैं? पानी में घुले हुए। हवा में देखना है कि पानी में घुले हुए? पानी में। अगर मान लो पानी में टोटल 10 मोल्स हैं, कितने हैं, मतलब सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स हैं। तो उसमें 6 मोल वाटर के हैं, 4 मोल CO2 जो पानी में घुली हुई है। समझ आ गया कि नहीं? मान लो इधर तो इसके मोल्स कितने हैं बेटा? 6। इधर CO2 के मोल्स कितने हैं? 4। और पानी के 8 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? 8 मोल्स हैं। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू CO2 के केस में 4/12 होएगी कि 6/12 होएगी? 4/12। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? कौन सी गैस देखनी है? जो घुली हुई है, एक्वस सॉल्यूशन में बना हुआ है। तभी मैंने क्या लिखा है? सॉल्युबिलिटी। किसमें? लिक्विड में। कोई डाउट किसी बच्चे को? यार ठीक है, तो ये हो गया। ओए बोल दो यस। अब डीप ब्रीदिंग करो। कुछ नहीं हुआ ना? दिमाग पे लोड है क्या? कुछ लोड नहीं है। हाँ, अब आप बताओ। चलो ये लिख लो पहले। लिक्विड सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट कितनी तरह का काम आता है? 3 तरह का। ये बना लिया डायग्राम बेटा सभी ने? ठीक है, अब पैरेलली लिखना करना है। लिख लिया सभी ने ना? ठीक है, अब पैरेलली लिखना है। अब हम यूनिट्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? यूनिट्स के बारे में। तो इन जनरल क्या होता है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी? गैस की। ठीक है ना? किसमें? लिक्विड में। ये हो गया। अब हमें KH की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो। प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया। तो अगर आपको यूनिट्स बताने हैं किसके? KH के, तो वो क्या होएगा? यूनिट ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय किसका यूनिट? सॉल्युबिलिटी का यूनिट। यही होएगा कि नहीं होएगा ये? ठीक है, तो
ये तो हो गया इन जनरल। क्या हो गया? इन जनरल। मान लो अगर सॉल्युबिलिटी किस में है? मोलारिटी के टर्म्स में। बोलो इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर, ठीक है। और प्रेशर के क्या क्या यूनिट्स होते हैं, किसी को याद है? हाँ, बस एक ही पता है क्या आपको? बोल दो बस। तो बीइंग द रेजिडेंट ऑफ पंजाब कौन सा पक्का पता होना चाहिए? बार। समझिए? हाँ। देन यूनिट ऑफ के एच क्या होएगा? मान लो, चलो एटीएम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एटीएम। तो क्या आएगा? एटीएम अपॉन मोल पर लीटर। यही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, लिखना है इसको। अगर मान लो सॉल्युबिलिटी कोई और टर्म में हुई तो यूनिट ऐसे आते रहेंगे कि नहीं है? ठीक है, बट इन केस ऑफ, ज्यादातर तो आपको यही मानना है, बट इफ सॉल्युबिलिटी इज इन मोल फ्रैक्शन, जो कि अपने को यही मानना है, हमेशा कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये ऐसे इज इन, बोलो मोल फ्रैक्शन। तो आप बताओ यूनिट ऑफ के एच क्या होएगा? यूनिट ऑफ प्रेशर के इक्वल। क्यों? मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। मोल फ्रैक्शन क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या ये समझ गए? तो के एच के क्या क्या यूनिट हो सकते हैं? एटीएम हो सकता है, बार हो सकता है, पास्कल हो सकता है, और एमएम ऑफ एचजी, और बीइंग द रेजिडेंट ऑफ पंजाब टॉर। बेटा टॉर, हाँ हाँ, अभी लीगल एज नहीं ना, टॉर। ओके, तो ऐसे ये यूनिट्स। क्योंकि मोल फ्रैक्शन कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस। क्यों है मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी? क्यों? ऊपर भी मोल्स, नीचे भी मोल्स। मोल से मोल क्या हो गए? कट हो गए। तो ऐसे समझ आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। बोलो। यस। हाँ हाँ, आगे बढ़ना है। यार अब मैंने कहा था कल, यार ये बेंच यार फॉर बॉयज, कल से समझ रहे हो क्या? थर्सडे ऑनवर्ड आप दोनों ने इधर बैठना है यार। चलो, ये समझ आ गया आपको? भी क्वेश्चन में जब आप करोगे तो के एच का यूनिट जा तो एटीएम बार वगैरह में दिखेगा, जा एटीएम समथिंग दिखेगा। एटीएम समथिंग दिखा तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में नहीं है, कुछ और में। ये बात को आप हिंदी पंजाबी में खुद अपनी लैंग्वेज में लिख लो। बेटा कल दी बात सोचांगे, कल हाँ सही बताएं। केमिस्ट्री क्लास है मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। बेटा ये समझ आ गया? इसको हिंदी पंजाबी में ये लिख लो भी, के एच का यूनिट ऑफ प्रेशर के अगर इक्वल है तो इसका सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में है। अगर यूनिट ऑफ के एच इज नॉट इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी किसी और टर्म में। कैसे ढूंढेंगे फिर? अपने आप ढूंढ लोगे? ओए दस दो। हाँ, कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, ये हो गया। एक तो हमने यूनिट्स के बारे में कमेंट कर दिया, ठीक है। एमटीजी में भी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जिसमें यूनिट अलग होते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर आपको एटीएम वगैरह ही दिखेगा, बट कभी कभी नहीं भी दिखेगा। अगला हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। क्योंकि हम हेनरी लॉ पढ़ते हैं तो हम सॉल्युबिलिटी को हमेशा इन टर्म्स ऑफ क्या देखेंगे? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं बेटा? पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ऑफ गैस, ठीक है। जब भी ग्राफ बनाना है तो कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। कौन सा? पहले वेरिएबल, कौन सा? वेरिएबल ये है बेटा, ठीक है, लिखते रहना है। स्टेप नंबर 2,
राइट डाउन द इक्वेशन बिटवीन देम, जिनके बीच में क्या बनाना है हमें, ग्राफ। ये मैंने आपको नए स्टूडेंट्स को सिखा दिया था ना। हाँ, इन दोनों को रिलेट करने वाली इक्वेशन कौन सी है बेटा, पी गैस इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इधर देख लो, 3 स्टेप होते हैं बस। कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप, ठीक है। पहला किनके बीच में ग्राफ बनाना है, दूसरा जिनके बीच में ग्राफ बनाना है दिमाग लगाकर इक्वेशन लेकर आओ उनके बीच में से। ये ले आए इक्वेशन, समझ आ गया ना ये क्राइटेरिया। अब जो y पर है उसको y मान लो, जो x पर है उसको x मान लो। ये क्या आ गया, कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू mx। ये कैसी लाइन होती है, हाँ, ओरिजिन से पास होने वाली क्या है, ये एक ऐसे, समझ आ गया, स्ट्रेट लाइन। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन। ये m क्या होता है, स्लोप। क्या होता है, स्लोप। 9th 10th में भी हमने सुना है, कौन सा वर्ड, SLOPE, स्लोप। ओके बेटा, हाँ जी। इस केस में स्लोप कौन है, KH। कौन है, KH। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी एग्जामिनर ग्राफ बनाकर देता है और स्लोप दे देता है, फिर कहता है चलो ढूंढो। तो स्लोप दे दिया मतलब किसका वैल्यू दे दिया, KH का वैल्यू। ये खुद इंटरप्रेट करना है, खुद इंटरप्रेट नहीं करना। क्यों, जब मैंने कर ही दिया, मतलब इसको हवा में नहीं उड़ाना है। मेडिकल वाले बच्चे भी चलो यार छड्डो, ये ग्राफ एकड़ा होने समझ ना, आई नहीं बेटा। ओके, इनको ध्यान में रखना, नॉन मेडिकल ने तो स्पेशली। ओके, हाँ, वेरी वेल। KH की वैल्यू एवोगैड्रोस नंबर की तरह यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। मतलब कोई गैस के लिए KH कुछ होएगा, कोई गैस के लिए KH कुछ होएगा, अभी हम वो लिखेंगे, वेरी वेल। पर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। क्या आपको ये समझ आ गया ग्राफ बेटा, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप क्या बताती है, बोल लो बेटा, द वैल्यू ऑफ KH, बोलो। KH का नाम क्या है अक्षरा, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, द वैल्यू ऑफ KH, जो आप पूछ रहे थे, द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन। द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन। गैस कौन सी है, सॉल्वेंट कौन सा है, उसके कॉम्बिनेशन पे क्या करता है, डिपेंड। समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये भी हो सकता है कोई गैस पानी से, कोई गैस किसी और सॉल्वेंट से, शायद उनका KH क्या हो, चेंज हो। मतलब अपने को कोई लेना देना नहीं है, मतलब गैस सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, कुल मिला के बात ये है। पर एक सोल्यूशन के लिए थ्रू आउट KH क्या रहेगा, सेम, बस ये याद रखना। ठीक है ना। सेकेंड, अब सुन लो पहले। सेकंड में ऐसा है, अभी 2 सिनेरियोज हैं हमारे पास। कितने सिनेरियोज हैं, 2 सिनेरियोज हैं। ठीक है, पहले अपने को एक गैस दी हुई है, कौन सी, वेरी वेल, एक गैस A है और एक गैस B है। जो गैस A है, ठीक है ना, इसका तो जो प्रेशर दे दिया, मतलब ये अलग कंटेनर में है, ये अलग कंटेनर में। ओके, समझ गए, 2 कंटेनर में। इसका जो प्रेशर है ओवर द लिक्विड, लिक्विड कौन है, मान लो वाटर, उसका तो प्रेशर कितना है, P। इधर इसका भी प्रेशर क्या दे दिया इन्होंने, सेम मान दिया। बट इसका जो हेनरीज कांस्टेंट है वो KHA है,
इधर जो हेनरीज कांस्टेंट है इसका KH भी है, वो नहीं ना सेम हो सकता, जब गैस डिफरेंट है तो पक्का हेनरी कांस्टेंट क्या होएगा, डिफरेंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, गिवन क्या है, KH इज ग्रेटर देन, अब ये गैस भी उस लिक्विड में क्या होएगी, घुलेगी, ये भी गैस उस लिक्विड में क्या होएगी, घुलेगी। ये वाला पैरामीटर क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी। ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। अब आपको ये बताना है भी विच गैस इज मोर सॉल्युबल, XA और मतलब विच गैस A और गैस B, वो सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या कैसे करते हैं, ये देखो। अपने को क्या पता है बेटा, P ऑफ गैस किसके इक्वल होता है, KH इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यही होता है कि नहीं होता, वो बोल दो यस, ठीक है। अब P ऑफ A इक्वल टू KH ऑफ A इंटू X ऑफ A, सिमिलरली P ऑफ B KH ऑफ B X ऑफ B, दोनों को अब आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड। क्या लिखेंगे, PA बाय KH ऑफ A डिवाइडेड बाय KH ऑफ X ऑफ A X ऑफ B, ये तो कैंसिल आउट होके 1 आ गया कि नहीं। अब मैथ है, ये कैसे भी कर सकते हो। ये तो क्या आ गया बेटा, क्योंकि प्रेशर क्या दिया हुआ है, सेम। अब आप बताओ, इधर ले जाओ क्या, XB, इधर क्या रखो, इधर इसके सामने अब बड़ी वैल्यू है कि छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है ना, कौन सी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू। इसका मतलब XB की वैल्यू क्या है, किससे, XB बताता क्या है, वेरी वेल, होता क्या है, बताता क्या है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस B क्या है, मोर है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको, क्लियर। बाकी आपको 12 तो पता ही है ना, क्या होता है 12, 1 2, मतलब 3 इंटू क्या होता है, 3 इंटू 4 या फिर 6 इंटू 2, दोनों का प्रेशर क्या दिया हुआ था, सेम। पहले वाले का हेनरी कांस्टेंट कितना है, 6, तो पक्का उसकी सॉल्युबिलिटी 2 होनी पड़ेगी। अगले वाले का हेनरी कांस्टेंट क्या है, तो पक्का सॉल्युबिलिटी 4 होनी पड़ेगी। तो वो पता ही लग गया, अगर एक वैल्यू ज्यादा तो दूसरी कम ही होनी पड़ेगी, ताकि मल्टीप्लीकेशन क्या है, अब वो मैथ है, क्या है, आप कैसे इंटरप्रेट करते हो। ये मैंने आपको एकदम देसी तरीका बता दिया, सबसे सिंपल, जो जिसके सामने वो वैसा बिहेवियर, जो ये बड़ी वैल्यू है तो ये भी बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, ये जिसमें दिमाग कम लगाना पड़े। ओके, इसमें आपको फिर 12 का टेबल आना चाहिए। ओके, फैक्टर्स आने चाहिए 12 के। बेटा सुना नहीं आएगा कल, अच्छा हाँ, मननी भी है करना। ठीक है, लिख लिया है सभी ने, बोल दो। ठीक है, अब इसको इन जर्नल भी आपने याद रखना है। क्या रखना है, याद। ठीक है, देखो इसमें कितने पैरामीटर्स हैं बेटा, इक्वेशन में 3 है ना,
तो दो, एक पैरामीटर तो पक्का एग्जामिनर क्या देगा, फिक्स देगा। क्या कुल मिला के बात ही है, एक पैरामीटर के बारे में कमेंट करना होता है, एक पैरामीटर के बारे में, एक पैरामीटर वेरिएबल होता है, बाकी जितने भी क्या है वो सारे क्या रखने पड़ते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस में मतलब एक ही वेरिएबल होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अब इस क्वेश्चन में हम इन जनरल क्या बोलते हैं, अगर प्रेशर ऑफ द गैस क्या है, कांस्टेंट, मतलब कोई भी 10, 15, 20, 40 क्या है हमारे पास, गैसेस, मतलब फॉर हैविंग सेम, समझ गए, मतलब गैसेस का अगर प्रेशर क्या है, सेम, तो हम क्या बोलते हैं, एज KH की वैल्यू क्या हो, ज्यादा, KH अगर ज्यादा होगा तो X की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, कम होनी पड़ेगी। समझ आ गया कि नहीं? अभी बात खत्म नहीं हुई, इधर ध्यान दो। एज द वैल्यू ऑफ KH क्या है, जिसके लिए KH A के लिए ज्यादा है, बट सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, हाँ, तो आप इसको सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, क्या होएगी, डिक्रीज, या फिर आप मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, क्या होएगा, ठीक। अभी बात खत्म नहीं हुई। इसको कभी कभी एग्जामिनर सीधा भी पूछ लेता है ऐसे, विद द वैल्यू ऑफ द KH इफ मोर देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, और तो आपने बाय डिफॉल्ट बोलो ये अज्यूम करना है भी प्रेशर क्या माना होगा, कांस्टेंट। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर उसने नहीं लिखा हुआ ना पेपर में फॉर हैविंग सेम प्रेशर, बताओ ना, नहीं लिखा तो वो ये मान रहा है भी, आप लोग भी मान रहे हो, ओके। तो इन जनरल आपको ये बात क्या होनी चाहिए याद, चाहे ये लिखा हो चाहे ना लिखा हो। थर्ड फैक्टर, ठीक है, टेम्परेचर, बोलो टेम्परेचर। कल हमने क्या पढ़ा था, बताओ, टेम्परेचर बढ़ने से कम होने से सॉल्युबिलिटी क्या होएगी, ओए नो, ना 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 ना, अच्छा चलो, मैं कल क्या पढ़ा था पता नहीं, कल क्या पढ़ा था पता नहीं। आप ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है कि डिक्रीज होती है? क्या मैं सेम बोल दिया क्या? टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? क्या होती है? क्या करने पर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बेटा देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, सही गल है, इतना सही गल है, पर मैं तो ये पूछे ही नहीं बेटा। अगर गैस है तो टेम्परेचर कम भी आदि होगी, अगर भी हो सब्सटेंस हाँ, ओ भाई देखो, पढ़ना पड़ेगा यार, मतलब पढ़ना बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब याद करके आना यार आपने हर दिन चीजों को, ओके। बेटा पहली बात तो ये, हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, हेनरी लॉ किसके बारे में बताता है, गैस एंड लिक्विड। तो मैंने कल आपको सॉलिड इन लिक्विड भी बताया था और एक गैस एंड लिक्विड। मैंने कहा था सॉलिड इन लिक्विड में तो डिपेंड करेगा भी एक्सो है कि एंडो है, बट जब मैंने गैस एंड लिक्विड लिखवाया था तो मैंने कहा था ये तो पक्का ही क्या होती है, एक्सोथर्मल। हमने राजस्थान तक घुमाए थे यार कल, समझ रहे हो क्या? हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, गैसेस की डिक्रीज होती है, ठीक है। तो अब अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होएगी तो KH की वैल्यू क्या होएगी, इंक्रीज। सिमिलरली टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी बेटा किसकी,
गैसेस की क्या होती है, इंक्रीज, तो KH की वैल्यू क्या होएगी, डिक्रीज। क्या अब आपको ये भी क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों को याद करो। अब ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मतलब एक जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, हेनरी लॉ की डेफिनेशन पढ़ो हंसी का। Constant temperature solubility of gas and liquid is directly proportional to the partial. वेरी वेल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। क्या वर्ड बोला है, पार्शियल। अभी हमने इसके बारे में नहीं समझा पार्शियल प्रेशर, अभी वो समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को, बोलो नो। हाँ, अब ये देखो, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, बना लो, उसमें रेड कलर का लिक्विड है। ये अपन ने CO2 गैस डाल दी इसमें। कौन सी गैस डाल दी, CO2, जिसका प्रेशर कितना दे दिया हमने, 2 atm, ठीक है। इस केस में, ठीक है, ये जो लिक्विड है ये वाटर है। क्या है ये, वाटर, ठीक है। इस केस में ऑब्वियसली ये भी गैस सॉल्युबल होगी, तो इधर कहीं डॉट्स भी आएंगे कि नहीं आएंगे, यस आएंगे, ठीक है। इस केस में तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। हेनरी भाई साहब को कौन सा अच्छा लगा, मोल फ्रैक्शन, तो उन्होंने एक कंटेनर में मान लो सॉल्युबिलिटी कितनी है इसकी, x1 कितनी है। फिर हमने एक और कंटेनर लिया, ठीक है, यही कंटेनर ले लिया, दोबारा से यही कंटेनर ले लिया, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। उसमें क्या था, इसी कंटेनर में क्या था बोलो, एक तो वाटर, क्या था, वाटर, पहले से क्या पड़ी हुई थी, गैस, वेरी वेल, कौन सी बेटा, CO2, कितना, 2 atm। अब अपन ने क्या किया, इसमें लाफिंग गैस डाल दी। कौन सी गैस, लाफिंग, कौन सी होती है, हीलियम, हीलियम, अच्छा नहीं वो नहीं डाली, चलो वही डाल देते हैं, समझ गए क्या। आप हॉस्टल में जाके भी डाल सकते हो ये हीलियम गैस, ओके। मान लो आप मेस में चले जाओ, मेस में आपने नहीं जाना, आपने क्या करना है ना, मेस को क्या, कोई बात नहीं, वाटर, क्या वाटर कूलर लगे होते हैं ना, वाटर कूलर नहीं, कूलर, हवा वाले कूलर लगे होते हैं, हवा, पर वो ऊपर छत से आती है ना हवा, वो क्या बोलते हैं, समझ रहे हो, एयर कंडीशनर तो होता नहीं है ना हॉस्टल में, क्या होता है, कूलर, हाँ कूलर, कूलर कंडीशनर होता है, क्या होता है, कूलर कंडीशनर, मतलब कूलर से हवा आती है बाहर से, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो कूलर कहाँ रखे होते हैं उन्होंने, छत पे रखे होते हैं, वहां से कूलर चलते हैं, वो हवा फेंकते हैं, अंदर आ जाता है, हमें लगता है वो एयर कंडीशनर, वो कूलर कंडीशनर होते हैं, समझ आ गए। आप क्या करो, कूलर में जाके थोड़ा हीलियम गैस डाल दो, मार्केट से मिल जाती होगी ना, स्प्रे कर दो हीलियम, तो जितने बच्चे 8 बजे खाना खा रहे हैं 8:30 पागल हो जाएंगे, समझ हो गया, क्यों, वो आएगी और ऐसे, और पता भी नहीं लगेगा, सारे हंस रहे हैं, कोई किसी को डांट ही नहीं सकता, क्यों, वो डांटते डांटते क्या करेगा, हंस देगा, समझे। हाँ, तो ये रहा, आप ऐसा काम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मान लो कितना है, 1 atm, ओके। एक तूफानी काम तो मैंने बता दिया ना आपको कॉलेज में जो आपने करना है, हाँ हाँ, इधर है नहीं, देखो है ये नहीं, अरे वो जब हम हॉस्टल में देखो 100-150 जाना, 8 साढ़े 8 खा रहा है खाना, समझ रहे हो क्या, क्या आनंद आएगा। हाँ, प्रेशर ऑफ CO2, मास्क मत लगा के जाना आप लोग, फिर पता लग जाएगा यही दोनों है, समझ, मतलब दोनों, मतलब जितने भी आप लोग ग्रुप मेंबर हैं। हाँ, प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ हीलियम, और ये मतलब हमने उसमें अब क्या ऐड कर दिया, हीलियम। हीलियम ऐड करने से अब जो सॉल्युबिलिटी है, किसकी सॉल्युबिलिटी है बेटा, CO2 की, वो कितनी होगी, x2, कितनी होगी बोलो, x2। पहले कितनी थी सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, x1। अब आपको ये आंसर करना है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज और आर करेक्ट, भी x1 ज्यादा है x2, ठीक है, सोचना है ये, बोलो, सोचना, लिखो फटाफट लिखो।
4th मॉड्यूल मिल गया आप लोगों को? कर लिया सभी ने, सोच लिया? हाँ देखो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? सी। क्यों? हंसी का बेटा पढ़ो स्टेटमेंट, हेनरीज लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर हमने क्या रखा है? ये गिवन है, नहीं गिवन है तो मानेंगे। दोनों का टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, मतलब सेम है। हाँ जी बेटा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कौन सी गैस के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे? CO2। हाँ जी, वेरी वेल। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव दैट लिक्विड, अबव दैट लिक्विड। आप बताओ CO2 का प्रेशर अबव वाटर कितना है? 280। यहां पर भी CO2 का प्रेशर अबव द वाटर 280। क्या हमने दोनों के प्रेशर CO2 के चेंज किए हैं कि सेम रखे हैं? सेम रखे हैं। अगर सेम रखे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? चाहे अब यहां पर पार्शियल प्रेशर बोलोगे कि प्रेशर ऑफ CO2 बोलोगे? पार्शियल। पर इस केस में प्रेशर बोल दोगे, तो इसलिए उन्होंने इन जनरल क्या बोला? पार्शियल प्रेशर। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? जब आप गैस का प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हो, किसके ऊपर? क्लियर हो गया कि नहीं होगा? ठीक है, तो वो क्या रहेगी? सॉल्युबिलिटी रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब लिखो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, तो थोड़ी लाइनें छोड़ देनी है आपने, 3-4। ठीक है, वो 3-4 नहीं, आधा पेज छोड़ देना। घर से लिख कर लेकर आना है फ्रॉम NCERT। ठीक है, मैं फोटो भी भेजूंगा, लिखनी फोटो है पर पहले पढ़नी क्या है? NCERT। ठीक है, मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ क्या है। पहला है कोका कोला वाली एग्जांपल। कोका कोला में जितना ज्यादा प्रेशर रखोगे उतनी ज्यादा CO2 घुलेगी, पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन, जब अपन स्कूबा डाइविंग करने जाएं, अपन कहाँ जाएंगे? नहीं, कहाँ जाएंगे? नहीं, वो ना लूटते बहुत है। अंडमान ठीक है, वो बेटर भी और अच्छा भी है। गोवा में क्या ना बहुत ज्यादा वो हो गया है। हाँ, समझ रहे हो क्या? मतलब वहां पर इतना साफ सफाई नहीं है ना, वो वहां पर अच्छा, अंडमान में बेटर है। ठीक है, जब लक्षद्वीप आइलैंड भी जा सकते हो, वहां पर कोई नहीं, आराम जाएंगे। ओके, हाँ, वहां हम स्कूबा डाइविंग कहाँ करते हैं? पानी में करते हैं, अंदर जाके। समझ? ऐसे पानी में जाएंगे अपन अंदर, जैसे ठीक है ना, तो हम नीचे जा रहे हैं ना धरती से। जैसे अपन शिमला मनाली जाएंगे, कहाँ जाएंगे? लेह लद्दाख। ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं बेटा, लेह लद्दाख। तो वहां पर हमें प्रेशर क्या होएगा? कम फील होएगा ना यार। वहां पर प्रेशर क्या होएगा? हमें कम फील होता है ना। क्यों? नो बेटा, प्रेशर कम है इसलिए ऑक्सीजन कम है। ओके, मतलब हम ऊपर जा रहे हैं यार, बस समझ ना। नीचे जब जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है ना भाई। जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। ये भाई अब है क्यों ऐसा नहीं सुना आपने? हाँ, वेरी वेल होता है कुछ। ओके, जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, फ्लूइड पढ़ा आपने? चैप्टर 1 होता था, कौन सा? फ्लूइड, है ना। उसमें क्या पढ़ते थे? अगर ऊपर प्रेशर P है तो नीचे P प्लस समथिंग है ना, विच इज P प्लस ρ। तो नीचे प्रेशर क्या है? ज्यादा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो नीचे प्रेशर हमेशा ज्यादा। माइनिंग करने जब जाएंगे नीचे तो प्रेशर हमें बॉडी को क्या होएगा? ज्यादा फील। तो चलो छोड़ो, अब हम नीचे चले गए। समुंदर पर थे अभी तो नॉर्मल लेवल पर, बाहर बीच पे घूम रहे थे ऐसे। फिर अपन नीचे चले गए। नीचे जैसे जाएंगे तो हमारी बॉडी पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में घुलेगी, पर साथ में नाइट्रोजन घुल जाएगी और भी इधर उधर की गैसेस घुल जाएंगी। इसलिए हमारी बॉडी में बेंड पड़ने लग जाते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं भाई। समझ? अब बेंड एक बीमारी का नाम है जो, समझ, इसलिए क्या लगाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर। एक तो हम बच जाएं, वेरी वेल बेटा। ऑक्सीजन सिलेंडर कहने को ऑक्सीजन सिलेंडर है, बट उसके अंदर और कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। ये सोचो बेटा, ये पानी है। क्या है ये? पानी। सुनो,
आप पानी के अंदर इधर आ गए कि नहीं आ गए, आपने देखा रहा मछली दिख गई जो जिसको देखना था हमें, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे देखी। अब आपकी बॉडी पर यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा फील हो रहा है कि नहीं। जैसे ही आप नीचे गए आपकी बॉडी में N2 भी घुल गई। कौन सी गैस घुल गई, N2। अब आपने वो मछली देख ली, वीडियो बना ली, अब आप ऊपर आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे, यस, अब आप ऊपर आ जाओगे। जैसे ही आप ऊपर आओगे तो आपकी बॉडी पर प्रेशर अब कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। क्यों, पहले ज्यादा लग रहा था अभी कम। तो जैसे ही कम लगेगा तो आपकी बॉडी में से गैसेस बाहर जाने लग जाएंगी, गैसेस बाहर जाने लग जाएंगी ऑब्वियसली, जो एक्स्ट्रा घुल गई थी। तो कौन सी गैस बाहर जाने लग जाएगी, N2। O2 भी वगैरह भी जाएगी, पर N2 का खतरनाक है काम। N2 बॉडी में अगर क्या हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो एक बीमारी हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। इसलिए जो हम क्या लेकर जाते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें साथ में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस होता है ताकि हमारी बॉडी क्या रहे, वैसी रहे जैसे हम गए थे। ओके बेटा, हाँ। तीसरा बोलो, तीसरा है ना, तीसरा पॉइंट, जैसे हम मान लो लेह लद्दाख चले गए, कहाँ चले गए, लेह लद्दाख। तो हमने क्या सुना, लेह लद्दाख पे लोगों को क्या आ जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, ऐसे सुनते हैं ना हम। क्यों, वहां पर ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। क्यों होती है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वहां पर प्रेशर क्या हो गया है, मैं ही बोलूंगा, ठीक है। वहां पर ऊपर जब हम जाते हैं ना पहाड़ों पर, तो प्रेशर लेस हो जाता है। बाहर से जो हमारी बॉडी को प्रेशर फील होता है ना एटमॉस्फेरिक, वो क्या होता है, ये बात समझ आ गई सभी को। प्रेशर भी लग रहा होता है और अंदर की जो गैस होती है वो ज्यादा स्प्रेड करती है। वाह, क्या बात है, क्लैपिंग करो भाई के लिए यार, सही बोला भाई ने एकदम। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा बोला है, हाँ बिल्कुल सही। पर ये बात सिर्फ मेरे को और इसको ही समझ आई, पहले इनको बैकग्राउंड। ओके, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं, जैसे ही हम किधर जाएंगे, लेह लद्दाख जाएंगे, तो हमें प्रेशर वहां पर बॉडी को कम फील होएगा ना, तो हमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा सांस लेने के लिए। समझ आ गया कि नहीं आया, क्यों, हवा में हवा नहीं है ना उतनी, समझ आ गया कि नहीं। तो इसलिए हमारी बॉडी, ऐसा होता है हमारी बॉडी में फिर ऑक्सीजन उतनी ज्यादा, हाँ, डिसॉल्व नहीं होती। क्या नहीं होती, जब बाहर से प्रेशर उतना लग रही ना, तो डिसॉल्व नहीं होएगी। अब हम यहाँ पर हैं आराम से, कहाँ, कॉर्टेक्स क्लासेस में, देखो यहाँ पे आराम से बैठे ना ग्राउंड फ्लोर पे। अब हमें बढ़िया ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं, ये सब। अब हम एकदम से उधर चले जाएं तो हमें वहां पर प्रेशर कम है, तो वहां पर बॉडी में वहां पर बॉडी में O2 भी कम डिसॉल्व होएगी। यहाँ पर बॉडी में O2 अच्छी खासी क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। समझ आ गया, क्यों, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए O2 डिसॉल्व ज्यादा होएगी, कम होएगी, बॉडी में कम होएगी। इसलिए अपने ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, कम पहुंचेगी, तो इसलिए अपने को क्या आने लग जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं। इसलिए जब भी आप कभी भी टेस्ट पेपर दो, तो आपने कौन से फ्लोर पे टेस्ट देना है, ग्राउंड फ्लोर पे। जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ के देखो ऊपर जाते हो तो आपको पेपर में चक्कर आते हैं ना, यही रीजन है। ओके बेटा, इसलिए हमेशा सेंटर पर कहाँ बने आपका, ग्राउंड। ये भी आपने ऐड ऑन करना है भगवान से भी, हे भगवान ग्राउंड फ्लोर पे रहे हम। ओके, ऊपर जाके ऑक्सीजन का कमी। तीनों पॉइंट समझ आ गए कि नहीं आ गए यार, ओए बोल दो। हाँ, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, ले कमाल है, ओए वो तो आवली सी की बेटा, एनॉक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी। वेरी वेल बेटा, क्या बात है, बिंगो हो गया था यार, सभी ने एक साथ गलत आंसर। हाँ जी, ठीक है। अब लिखो, ठीक है, ये एक पेज छोड़ दो, आधे पेज में आ जाएंगे वैसे तो पॉइंट्स, पर आप एक पेज छोड़ दो मेरे लिए, ठीक है। अब आप लिखो लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, लिख लोगे ना ये, हाँ। वैसे तो मैं क्लास में लिखवाता हूँ, बट अपने 5-7 मिनट ट्रैवलिंग में निकल जाते हैं ना आप लोगों के, इसलिए मैंने वो सेव कर लिया आज। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, पहला लिखो, गैसेस शुड बिहेव लाइक आइडियल गैसेस, gases should behave like ideal gases. Gases, मतलब हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेस, रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल
नहीं, गैसेज शुड बिहेव लाइक आइडियल गैसेज, अगर हमें फॉर्मूला लगाना। सेकंड पॉइंट, गैसेज शुड नॉट अंडरगो रिएक्शन विद सॉल्वेंट, मतलब गैसेज शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, समझ, गैसेज शुड नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन विद सॉल्वेंट। जैसे एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है जो आपको याद रखनी है। मान लो बेटा यहाँ पर क्या है, HCl लिक्विड है, क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने कौन सी गैस डाल दी, अमोनिया गैस डाल दी। कौन सी गैस डाल दी, अमोनिया। अब अमोनिया और HCl आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। क्या बन जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट वगैरह कुछ ना कुछ वैसे बन जाए, समझ आ गया, सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। इसीलिए कभी भी आप NH3 और HCl पर कौन सा लॉ नहीं लगा सकते, हाँ, तो इसको लिख लो ऐसे, बॉक्स ऐसे क्रॉस भी, यहाँ पर हेनरी लॉ इज नॉट, कोई फोर्थ मॉड्यूल, कोई बात नहीं, वैसे आप लोगों को मिल गया फोर्थ मॉड्यूल, आज मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला लिखो बेटा, टर्म वेपर प्रेशर। मैंने आपको होमवर्क बता दिया है, क्या है, बोलो क्या होमवर्क है। नहीं, पहले तो वो करो आप, आज और कल में तो आराम से क्या, कोऑर्डिनेशन खत्म कर लो। पहले तो क्या खत्म कर लो, कोऑर्डिनेशन। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, जितना पेंडिंग है, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, इंटेक्स एक्सरसाइज 4, उसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। प्लस जेई मेंस के क्वेश्चंस, सिर्फ कौन से, जेई मेंस के, मतलब जेई एडवांस के नहीं, सिर्फ जेई मेंस के, सभी ने करना है, नीट वालों ने भी करना है, बस इतना। ये आज और कल में आप वो कर लेना, ठीक है। सोल्यूशन के क्वेश्चन हम कब से स्टार्ट कर देंगे, थर्सडे ऑनवर्ड। बोलो कब से, थर्सडे ऑनवर्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिखो वेपर प्रेशर, क्या टर्म लिख रहे हो, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो लिखो, क्या कुछ कह रहे हैं, हाँ। अब ये वेपर प्रेशर इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादातर कौन सी टर्म आएंगी, वेपर प्रेशर आएंगी। जब पार्शियल प्रेशर आता है, जहाँ क्या आता है, वेपर प्रेशर। कुछ नहीं है, बोलो बहुत ही आसान है, बोलो आसान टर्म है, ठीक है। लो वाटर बॉटल दो यार, वाटर बॉटल, सारे बच्चे एक वाटर ब्रेक भी कर लो, हाँ उसकी काम आएगी ना भाई। हाँ ये वाटर बॉटल दो, ये वाली रखो इधर। ठीक है। अब देखो वेपर प्रेशर क्या है, पहले लिखो। वेपराइजेशन टर्म पता है आपको क्या होती है, क्या होती है, वेपराइजेशन और बॉइलिंग में फर्क है, सेम है, बोलो फर्क है। वेपर्स कब बनते हैं, कभी भी बन जाते हैं, समझ गए क्या, नींद की तरह कभी भी आ जाएगी, ओके। बट बॉइलिंग पर्टिकुलर कभी, समझ गए ना। बॉइलिंग और दोनों में क्या फर्क होता है, वेपराइजेशन में, हाँ ये भी बात सही, ये भी बात सही, ये पर मैंने पहली बार सुना है ये पॉइंट, तो पर अच्छा लगा मेरे को ये भी। हाँ एक और डिफरेंस बिटवीन मिल गया 9th-10th के लिए, ये कभी मिला नहीं था, ओके। पता है कि नहीं पता, पहले ये बताओ, हाँ बताओ। ओके, और कोई, मतलब पूरा गलत नहीं है, थोड़ा सा ठीक भी है। 9th में सुनते हैं ना एक्चुअली, तो जैसे बता दिया वैसे। हाँ जी, आप बताना चाहेंगे, अच्छा, हाँ जी बेटा।
कोई बताना चाहेगा? और भाई लेटेंट, ये भी बात सही है। जैसी 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था ना वेपर, उसके बाद अगली टर्म कौन सी होती थी? लेटेंट हीट। बिल्कुल सही, याद है आपको एनसीईआरटी। ये ऐसे, ये देखो वेपर का मतलब ये पानी है। क्या है ये? पानी, ठीक है। ये सारी टॉप लेयर भी क्या है? वाटर। वेपर का मतलब होता है, हाँ सही बोल रही है वैसे, ये पानी के, ये फर्स्ट लेयर है। ये कौन सी लेयर है? आप ना थोड़ा लिखो वेपराइजेशन, ठीक है। कल को वही फिर दीदी भैया कोई आए तो थोड़ा बताना चाहिए, ओके। तो कहीं भगाना नहीं है। वेपर प्रेशर, पहला पॉइंट देखो। पहले हम वेपराइजेशन हल्का सा जस्ट पता होना चाहिए भी। वेपराइजेशन और बॉइलिंग में, दोनों में क्या होता है? पहले तो फर्क होता है। वेपराइजेशन जो होता है ना, ये सरफेस फिनोमिना होता है। कैसा फिनोमिना होता है? सरफेस फिनोमिना, ठीक है, लिखते रहना है ऐसा। और जो बॉइलिंग है बेटा, ये कैसा फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना। बहुत ही सिंपल है। ये देखो, ये मान लो फर्स्ट लेयर है। क्या है ये? फर्स्ट। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मैंने ऐसे बना दी, 6 लेयर्स बना दी वाटर की, ओके, ठीक है। अब मान लो टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? ये एसी में सी ऑन है, तो लेट्स से द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अभी रूम का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। अब होएगा क्या? इधर देखो, ये जो फर्स्ट लेयर है ना, ये जो कौन सी लेयर है? सिर्फ फर्स्ट लेयर। बोलो, सिर्फ फर्स्ट लेयर। ये ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर्स में। किस में कन्वर्ट होएगी? कोई भी पार्टिकल ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर का कन्वर्ट किस में? जब तक फर्स्ट लेयर नहीं होती। फर्स्ट लेयर होगी, फिर सेकंड लेयर होगी, फिर थर्ड, ऐसे होता है। जब लेयर वाइज सिस्टम चले, मतलब सरफेस वाइज क्या चले? सिस्टम। ये वाला सरफेस, इसको सरफेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि नीचे इसके लिक्विड है, ऊपर इसके हवा है। क्या है? गैस है। तो गैस और लिक्विड के बीच में जो बाउंड्री है, दैट इज नोन एज सरफेस। दैट इज नोन एज सरफेस। ये देखो, कोई सरफेस है यहां तक? मैं जब वहां से यहां तक चला तो कोई सरफेस है क्या? नो। अब देखो, अब ये क्या आ गई? दीवार। ये बोर्ड क्या हो गया मेरे और दीवार के बीच में? सरफेस हो गया। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? नहीं तो ऐसा भी है, यही दीवार है और यही क्या है? सरफेस। मतलब टॉप लेयर इज नोन एज सरफेस। ओके बेटा, ओए समझ आ गया ना? ये बहुत ही आसान है, ठीक है। हाँ, बोलना है यार, बोलना है, इशारे नहीं करने बेटा, बोलना है। हाँ, बॉइलिंग क्या होता है? देखो, बॉइलिंग क्या होता है? बल्क फिनोमिना। बल्क होता है, टॉप लेयर का तो नाम क्या रख दिया हमने? सरफेस। इसके नीचे जो भी कोई है उसको बल्क बोलते हैं। बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी होती है कि नहीं होती है? यस। अगर मान लो हमने इसको टेम्परेचर दे दिया, क्या दे दिया? चलो वो भी नहीं दिया, ठीक है ना। मान लो अगर नीचे वाला पार्टिकल, बोलो, सीधा जाकर क्या बन जाए? कभी ये वाला पार्टिकल क्या बन रहा है? वेपर। कभी ये वाला पार्टिकल वेपर। ऊपर वाले तो बन ही रहे हैं वेपर, ये भी वेपर। मतलब जब बल्क से भी निकल कर क्या बनने लग जाए? वेपर्स। तो वो जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। बी फॉर बॉइलिंग, बी फॉर बल्क। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? जब सरफेस से वेपर्स बने तो उसको वेपराइजेशन, ठीक है। अब सुन लो, बल्क में से अगर किसी को बॉयल करना है, वेपर का मतलब गैस स्टेट में लेकर जाना, किसमें? अगर इसको ऊपर तक लेकर जाना तो हमें बाहर से क्या देना पड़ता है? टेम्परेचर। मतलब वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? अब पहले तो बॉइलिंग और वेपराइजेशन में समझ आ गया। वेपराइजेशन क्या होता है? बनते क्या है? वेपराइजेशन प्रोसेस से बनता क्या है? वेपर्स। क्या बनते हैं? वेपर। वेपर का मतलब किहड़ी स्टेट बनती है? गैसियस स्टेट। मतलब पहला H2O कीच सीगा, फिर कीच आ गया। बॉइलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ भी लिक्विड ने कीच बन जाना है? गैस। बट एक वेपराइजेशन होती है, एक बॉइलिंग च सारी बन जाएंगे। वेपराइजेशन च पहला टॉप लेयर, फिर उस तो ने वो जो बन गई, फिर अगली लेयर एक्सपोज होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोल दो। हाँ, मतलब वो है छुट्टी वाला टाइम, भी सारी भाग लिए, समझ गए? वो दूसरा क्या है?
मॉर्निंग असेंबली वाला लाइन में जाएंगे, समझ, पहले ये लाइन फिर ये लाइन, ओके चलो अब ये हो गया। हाँ, अपने को समझना क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट लिखो सारे बच्चे, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर vapor pressure is the pressure exerted by the vapors. Vapor pressure is the pressure exerted by the vapors on its liquid at equilibrium. Vapor pressure is the pressure exerted by its exerted by vapors on its liquid, exerted by vapors on its at, very important word, at equilibrium. ये इसका क्या है बेटा, डेफिनेशन। अगला पॉइंट लिख लो फिर सारे एक साथ समझा देंगे। इक्विलिब्रियम। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख लो, वेपर प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, चाहे बड़े कमरे में देखो चाहे छोटे कमरे में देखो, प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम, ठीक है। वेपर प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज ए पॉइंट लिखो इसके अंदर, मतलब ये कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, दैट इज ए पॉइंट लिखो। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दैट इज वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अगला, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड, हाँ वेरी वेल, डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सेकेंड पॉइंट बेटा, वेपर प्रेशर, वीपी लिखते रहना, ठीक है ना, वेपर प्रेशर को क्या लिखते रहना, वीपी, डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ये कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया, ए एंड बी भी कंप्लीट। अब फोर्थ पॉइंट लिखो, पहले सारे पॉइंट्स ही लिख लो। As the temperature increases, vapor pressure also increases. टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। फिफ्थ पॉइंट, वेपर प्रेशर also depends on nature of the liquid. Vapor pressure also depends on nature of liquid. ये लिख लिया ना ऐसे लाइन, फिर ऐसे एरो डाउन करके, जब भी मैं एरो डाउन बोलूं तो इसका मतलब पहले एरो डाउन लिखो फिर अगला पॉइंट, मतलब उसी के अंदर का, मतलब बड़े सेंटेंस को छोटे सेंटेंस में क्या करना, ब्रेक करना, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नेचर ऑफ लिक्विड, एरो डाउन करके लिखो, मोर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, lesser the vapor pressure. ठीक, बहुत ही सिंपल है। अब आपने ये आराम से समझना करना है, ठीक है ना। अब आप बस मेरे को ये बता दो, ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, वेपराइजेशन, समझ आ गया। जो भाई दूध है, ठीक है, वो कटोरी में जल्दी ठंडा होएगा कि बड़े मतलब पतीले में समझ आ गया कि नहीं आ गया, वेरी वेल बेटा, समझ आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, ओए यस, हाँ बोलना है बेटा, बोलना है, हाँ बस इतना लगा। सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, मतलब कितना सरफेस एक्सपोज्ड है, ठीक है, कितना सरफेस एक्सपोज्ड है, ये हो गया सरफेस एरिया। अब बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारे पास देखो ये क्या है, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। ये पानी की क्या है, बॉटल, ठीक है। अगर पानी की बॉटल ऐसा है ना, ठीक है ना,
हम इसको ऐसे रखें, तो अगर हम इसको 3 हफ्ते बाद देखें और इसको कुछ ना करें तो इसमें से पानी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इसमें वेपराइजेशन हो गई है। क्या हो गई है? मतलब इस पानी के क्या बन गए हैं? वेपर्स। वेपर्स का मतलब कौन सी स्टेट में चले गए? वो गैस में। गैस में जाके वो हवा में चले गए। यही होएगा कि नहीं होएगा? ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? तो अब भी इसके तो क्या बनेंगे? वेपर्स, बट वो बाहर नहीं जाएंगे। अब बस यही पॉइंट था। क्या पॉइंट था भी? नहीं ऐसे नहीं है, सुनना है। हाँ, मतलब लिक्विड है ये। क्या है? लिक्विड। लिक्विड के क्या बनते रहते हैं? वेपर्स। पर हमने कंटेनर को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो अब इसके अंदर कोई और गैस नहीं थी, तो कौन सी गैस है सिर्फ? अब गैस है कोई कि नहीं है? है। कौन सी? H2O गैस। कौन सी? वो कहाँ से आई? इस लिक्विड के क्या बन गए? वेपर्स। मान लो प्रेशर क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? वो प्रेशर है 1 atm। कितना है? 1 atm। ठीक है, अब मैंने क्या किया? वो प्रेशर नहीं पिया बेटा, पानी पी लिया। क्या पी लिया? पानी पी लिया। अब मैं देखूंगा कुछ टाइम के बाद इसमें जो प्रेशर होएगा, क्या लगता है कितना होएगा? ज्यादा होएगा कि कम होएगा? अरे ऑब्वियसली यार, पीने के बाद यार सेम रहेगा। बोलो सेम। उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? कुल मिला के बात ऐसी है, कुल मिला के बात क्या है? ऐसी है भी भाई, ये जो लिक्विड है क्या है ये? इसके क्या बन रहे हैं? वेपर्स। क्या बन रहे हैं? वेपर्स। क्लियर? अब वेपर से दोबारा क्या बन रहा है? लिक्विड। आप ये सोचो, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? जब क्या बन जाए वेपर से, उसको कंडेंसेशन। यहाँ तक सारे बच्चे अभी हैं क्लास में? इधर उधर तो नहीं है दिमाग किसी का? नो, वेरी वेल। अब आप ये सोचो, 1 सेकंड में 1000 क्या बन रहे हैं? वेपर्स। क्या बन रहे हैं? 1000 वेपर्स। 1000 वेपर। पर जैसे जैसे 1000 वेपर्स बन रहे हैं, वैसे वैसे वो क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कभी 5 कंडेंस हो गए, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 30। एक टाइम ऐसा आएगा, बोलो, वेपर तो कितने बन रहे हैं? 1000। कितने बन रहे हैं? 1 सेकंड में। और कंडेंस भी कितने होंगे? 1000। फिर आप बताओ, उसके बाद 1000 बने 1000 पानी, 1000 बने 1000 पानी। मतलब जितने वेपर्स बनने थे उतने बन गए हैं। अब उससे ज्यादा वेपर्स क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया है। क्या आ गया है? पहले 1000 वेपर थे, 5 क्या हुए? कंडेंस। हर सेकंड 5 कंडेंस हुए, तो नेट वेपर्स कितने रह गए हवा में? 5 नहीं, 100 कंडेंस हो गए। तो कितने रह गए नेट हवा में? 900 रह गए कि नहीं यार? कितने रह गए? 900। फिर अगले सेकंड 1000 बने, पर अब 200 कंडेंस हो गए, तो 800 अभी रह गए। पहले कितने थे? 900। तो कितने? 1700। अगले सेकंड 1000 बने, पर 300 कंडेंस हो गए, तो कितने? 700 और ऐड कर दो। उतने वेपर्स बनी जा रहे हैं ना। एक टाइम ऐसा आएगा, बोलो, मान लो 10,000 तो क्या रह गए? वेपर्स। 10,000 वेपर्स बन गए। कितने? अब 1000 और बनेंगे, और 1000 ही कंडेंस। 1000 बने, 1000 कंडेंस, 1000 बने, 1000। तो नेट कितने वेपर्स रह गए? 10,000 रह गए कि नहीं रह गए? ये पॉइंट सभी को समझ आ गया कि नहीं आ गया? खोपड़ी में चला गया ये पॉइंट? सिंपल बोलो। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? तो इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन। ये हम अभी लिखेंगे, कोई चक्कर नहीं है। उस पॉइंट पर बोलो, जो क्या होएगा? प्रेशर। जो क्या होएगा? प्रेशर। किसका? H2O गैस का। किसके अंदर? इस बॉटल के अंदर। दैट प्रेशर ऑफ H2O गैस इज नोन एज वेपर प्रेशर। और वो वेपर प्रेशर कौन से लिक्विड के कारण बने थे? वो वाटर। तो दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? लो बॉटल दो। अब भाई की ये जो बॉटल है, देखो समझ, ऑब्वियसली क्वांटिटी का दोनों में फर्क है कि नहीं है? बट टेम्परेचर क्या है? सेम। टेम्परेचर क्या है? सेम। एरिया का भी फर्क है? यस। अब एरिया ज्यादा करने से क्या होता है? इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? अगर इसमें 1 सेकंड में 1000 वेपर बन रहे थे, तो अभी इसमें 1 सेकंड में 2000 वेपर बनेंगे। पर अगर ज्यादा इवेपोरेशन होएगा ना, तो उतना ही ज्यादा क्या होएगा? कंडेंसेशन। क्या होएगा? इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो 10 सेकंड बाद आया। कितने सेकंड बाद?
पर इसमें इक्विलिब्रियम 5 सेकंड बाद आ जाएगा। बस यही फर्क होता है। क्या भी ज्यादा सरफेस एरिया लेने से रेट ऑफ इवेपोरेशन तो बढ़ेगा, पर उसके करस्पॉन्डिंगली रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या होएगा, बढ़ेगा, जिसके कारण इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जल्दी अटेन होएगा। पर अगर हम दोनों को 1 घंटे के बाद देखेंगे तो इसमें भी 10,000 वेपर मिलेंगे और इसमें भी 10,000 क्या मिलेंगे, वेपर, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सराउंडिंग क्या है, सेम है। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, कितने वेपर्स बने, कितने, किसके, लिक्विड के, कौन से, टेम्परेचर पर। बस, क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? अब आप डेफिनेशन पढ़ना क्या है, उच्ची पढ़ो, हंसी का बेटा। चलो आप मनसीरत आप पढ़ो बेटा, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। Vapor pressure is the pressure exerted by a vapor on its liquid at ऑन इट्स लिक्विड। अबे टाइम पड़ा बेटा, अभी 10 मिनट रहा, देखो मत। ये क्या है, लिक्विड, ठीक है ना। इस लिक्विड को हमने पहले तो बंद कंटेनर में रखना है। क्यों, खुला रखेंगे तो फिर वो तो उड़ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इसके क्या बनने लग जाएंगे यहाँ पे। अब डेफिनेशन दोबारा रीड करना। vapor pressure is the pressure exerted by बाय द वेपर्स, किसके ऊपर, ऑन इट्स लिक्विड। H2O लिक्विड से ये बन गए, समझ आ गया। तो दैट प्रेशर ऑफ H2O गैस इज नोन एज नथिंग बट अ वेपर प्रेशर, पहला पॉइंट। दूसरा, इक्विलिब्रियम वर्ड इसमें है कि नहीं है, यस। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तब जो क्या मेजर किया जाता है, द प्रेशर मेजर्ड इज, समझ आ गया कि नहीं आ गया, उस कंडीशन पर। अगला सेकंड पॉइंट क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये डिपेंड नहीं ना करेगा कौन सी बॉटल है, कितना सरफेस एरिया, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब, सर अगर मान लो कोई आपसे भूमि पूछ ले भी, सर अगर अपन सरफेस एरिया क्या कर दें, बढ़ा दें, तो आपने घबराना नहीं, आपने कहना मोर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, therefore more the rate of, therefore, ठीक है, इधर लिख रहा हूं, जगह नहीं है। therefore equilibrium achieves faster, equilibrium achieves, जल्दी हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम, जल्दी वेपर्स बन जाएंगे, कितने, 10,000 वेपर जल्दी बन जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ओए बोल दो, यस, इधर से। तो therefore but vapor pressure remains सेम। समझ आ गया कि नहीं आ गया, वो सेम ही वैल्यू आएगी उसकी। क्लियर। अगला पॉइंट क्या था बेटा, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। एक पेट्रोल के वेपर्स, समझ रहे हो, एक हनी के वेपर्स और एक वाटर के वेपर्स, सभी में क्या है, फर्क है बेटा, समझ। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर। अब आप बताओ, हनी जो होती है, क्या होती है हनी, उसके इतने वेपर्स नहीं बनते, पर पेट्रोल गाड़ियों में भरते हैं, एकदम भाई टक्कर एकदम बंद करके ही जाएं, समझ गए कि नहीं, वाहे उड़ जाएगा ना। क्यों, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस, एक सेकेंड, सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर। बोलो डिस्टेंस, बोलो डिस्टेंस। ये दोनों पार्टिकल सेम ही सिस्टम के हैं कि नहीं है। ये अभी कौन सी स्टेट में है, इनमें गैप बढ़ गया तो ये, गैप बढ़ गया तो ये, मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया। अगर सेम ही सिस्टम के दो पार्टिकल में ज्यादा डिस्टेंस हो जाए, ज्यादा डिस्टेंस कब होगा, जब उनमें बॉन्ड इतना अच्छा, जब उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होएगी, क्या होएगी, एकदम भाग लेंगे एक दूसरे से। समझ आ गया कि नहीं। जब स्ट्रांग होएगी तो एक दूसरे से उतना जल्दी नहीं भाग सकते। तो मैंने क्या लिखा है, मोर द, मतलब ये एक दूसरे को ज्यादा दूर जाने नहीं दे रहे। अगर ज्यादा दूर जाने नहीं दे रहे तो ये कौन सी स्टेट में नहीं आ सकते, ज्यादा गैसियस स्टेट में, मतलब इनके वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होएगा,
क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया यार? बोल दो, हनी के वेपर ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे इन कंपैरिजन टू वाटर। क्या ये पॉइंट समझ गए कि नहीं? आगे बेटा, बस ये पॉइंट सारे समझ आ गए, लिख लो इसको थोड़ा बहुत। बस वेपर प्रेशर मेजर कब करते हैं? इक्विलिब्रियम पर। कब करते हैं? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाए? रेट ऑफ इवेपोरेशन तो हमारा क्या रह रहा था? कांस्टेंट रह रहा था, 1000 बन रहे थे ना हमेशा। क्या बन रहे थे? 1000। बट जो रेट ऑफ कंडेंसेशन था वो क्या कर रहा था? वेरी कर रहा था। क्या कर रहा था? वेरी। वो धीरे 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 क्या हो रहा था? इंक्रीज। एक टाइम आएगा और वो टाइम को हम कौन सा टाइम बोलते हैं? अपना टाइम बोलते हैं। यस बेटा, कौन सा? इक्विलिब्रियम टाइम, गली बॉय। देखिए आपने गली बॉय? नहीं देखी क्या? किन्होंने नहीं देखी? अच्छा, दृश्यम नहीं देखी जिन्होंने? भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे इन्होंने गली बॉय नहीं देखी, वो धुरंधर क्यों देखेंगे ये? कौन सी? जुमानजी? धुरंधर। अच्छा, देखो 11th में तो फिर चल जाता है, 12th में तो हम ना कह ही नहीं पाते कि हमें मूवी देखनी है। 11th में तो फिर भी 2 साल का डिफरेंस होता है तो हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं। 12th में तो ओहो, आप कहना चाहते हो पढ़ाई की बात ही स्टार्ट हो जाती है। उठते हैं तो पढ़ ले, जाते हैं पढ़ाई की में चल रही है, समझ रहे? ऐसे नहीं, जाते हैं तो क्लास की में रही, डिनर के बाद कौन तक पढ़ेगा? भाई ये समझ आया क्या? अरे बोल दो। हाँ, ये ऐसा होता भी है कि नहीं? मेरे साथ तो ऐसे ही होता रहा है भाई, तो मुझे लगता है ऐसे ही होता होगा अभी भी, है ना? मतलब सेम सोसाइटी है ना? हाँ, 1-2 एक्सेप्शंस तो होते हैं, मतलब मेरे जैसे जो होते हैं उनको तो फिर ऐसा पूछना पड़ता है ना यार। नहीं तो फिर वो ट्रैक पे नहीं आते ना बच्चे। क्यों भी रियान? ज्यादातर तो लोग मतलब 98% तो, जैसे मैं हूँ 99, इवन 99, एक आधा ही परसेंट होता है बस, जो एक आधा भी नहीं, 0.1 ही होता है। 99.9 तो ऐसे ही, समझ रहे हो क्या? थोड़ा पुश करना पड़ता है। ओए ये समझ आ गया? चलो अभी इसके बाद लिखो बॉइलिंग पॉइंट, फटाफट उसको भी खत्म करें। किसको? बॉइलिंग पॉइंट, कहीं वो रह ही जाए। लिखो पहले एक हिंदी में लिखो पहली लाइन, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। जैसे वेपर प्रेशर क्या है? एक प्रेशर, वेरी वेल, उसका यूनिट आएगा एटीएम वगैरह आएगा ना। बॉइलिंग पॉइंट एक की है टेम्परेचर की है, एक मतलब बॉइलिंग पॉइंट का आंसर क्या होगा? डिग्री सेल्सियस या फिर बेटा केल्विन में। तो पहला पॉइंट लिखो, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। दूसरा पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है तो उसकी कोई अहमियत भी होएगी कि नहीं? यस, बहुत ही सिंपल है, बोलो बहुत ही सिंपल। बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाएगा भी जो पहाड़ों वाली मैगी का टेस्ट होता है वो डिफरेंट क्यों होता है। होता है कि नहीं होता है? पहले ये बताओ यार, पहाड़ों वाली जो छल्ली होती है, छल्ली, उसका भी टेस्ट क्या होता है? डिफरेंट होता है। वो ऐसा क्यों होता है वो अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना? वो बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है वो? बस, और कोई चक्कर नहीं है। पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है? एक स्पेशल टेम्परेचर है। व्हेन, सुनना है बस फिर लिखवा देंगे, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, और यू कैन से जितना बाहर का क्या है? प्रेशर। जितना बाहर का क्या है? प्रेशर। अभी ध्यान से सुनो, जैसे मान लो बेटा ये अपन ने एक कुकर में मैगी बंद कर दी, जब पानी चढ़ा दी, ये पानी चढ़ा दिया कि नहीं? यस, बोल दो, ठीक है।
इस पानी के क्या बने, मान लो बाहर जो भी कोई प्रेशर है वो है 2 atm, कितना है बेटा, और टेम्परेचर कितना है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस। चलो शिमला जा रहे हैं तो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। अब ये पानी के क्या बनेंगे, यहाँ पर वेपर्स बनेंगे कि नहीं, यस। तो वो वेपर बन गए जितने बनने थे, क्यों, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है, बोलो यस। तो वो कितने वेपर्स बन गए इसके, मान लो 1 atm, बस इससे ज्यादा इन्होंने प्रेशर मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, मान लो इतना बन गया, कोई डाउट। बाहर कितना प्रेशर है, 2 atm, बाहर कितना प्रेशर है, 2 atm, अंदर कितना प्रेशर है, ये अपने आप ही क्रिएट हुआ है ना प्रेशर, इसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं, अरे बोल दो फटाफट, वेपर प्रेशर। अब मेरे को क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो 1 atm है, इसको कितना लेकर जाना है, हाँ इसको मेरे को 2 atm लेकर जाना है। मतलब नाउ आई वांट टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए व्हाट वी हैव इज, तो अपने को टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी वेपर प्रेशर क्या होएगा, बढ़ेगा। ये तो अपन समझ, ये मैंने लिखवाया था ना पॉइंट, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होएगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब ध्यान सुनो, आप ही हो साइंटिस्ट, टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा जब कोई भी टेम्परेचर, मान लो कोई भी टेम्परेचर कितना, T डिग्री सेल्सियस, और आपने देखा अंदर का जो क्या है वेपर प्रेशर, नाउ कितना हो गया, 2 atm, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं। तो इस टेम्परेचर को आप कौन सा टेम्परेचर बोल दोगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल दोगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट। तो बॉइलिंग पॉइंट एक, when the vapor pressure of the becomes equals to, समझ गए। तो लिखो इस सेंटेंस को, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, लिखते जाओ, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, at which vapor pressure of a liquid is equal to the atmospheric pressure, is equal to the atmospheric pressure. There are two types of boiling point. There are two types of boiling point. Normal boiling point, कौन सा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। फिर यहां पर लिख लो measured when atmospheric pressure is 1 atm। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो और हम जब टेम्परेचर को मेजर करें, उस टेम्परेचर को कौन सा बॉइलिंग पॉइंट बोलना है, नॉर्मल। दूसरा होता है बेटा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, मेजर्ड when atmospheric pressure is 1 bar। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपने करना है। बस आप मेरे को ये बताओ, पहले भाई ने जो कही है ना, मतलब पैकेट उधर समझ रहे हो क्या, ज़्यादा गैस होती है उसमें, तो उस पर ही है। मान लो आप शिमला चले गए, कहाँ चले गए, शिमला चले गए, ठीक है। वहाँ पर प्रेशर कम होता है कि ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होएगा ना। मान लो शिमला में प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक, वो तो पता है हमें भी, हाँ। मान लो 0.8 atm, कितना है, ठीक है। और मान लो 30 डिग्री और टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री, कितना है, 15 डिग्री, ठीक है। तब प्रेशर क्या होएगा, ये देखो, ठीक है। बाहर ये रहा पटियाला, क्या रहा ये
पटियाला में प्रेशर कितना है, 180, उधर कितना है, 0.8, यही है कि नहीं है। बस एक अजम्पशन ले लो भी, आज पता नहीं क्या दिन है भी, शिमला में भी उतना ही टेम्परेचर है और पटियाला में भी उतना ही, ये अज्यूम कर लो आप, ठीक है। मान लो दोनों तरफ टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस बाहर का, कितना, ठीक है। हाँ, तो इधर भी क्या बनेंगे, वेपर्स, इधर भी क्या बनेंगे, उसी पानी के वेपर्स। और गजब बात यह है भी दोनों का प्रेशर क्या होएगा, क्या होएगा, सेम होएगा, कितना, 0.380। ओए, क्योंकि वेपर प्रेशर तो कैसा फिनोमिना है, टेम्परेचर फिनोमिना ना, टेम्परेचर दोनों जगह कितना है, 15 डिग्री, कितना, तो इसके करस्पॉन्डिंगली कितना वेपर प्रेशर, 0.3। तो उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर शिमला में भी कितना, 0.3। क्या ये तो पॉइंट समझ आ गया ना, वेपर प्रेशर इज ए टेम्परेचर फिनोमिना, टेम्परेचर सेम तो वेपर प्रेशर भी सेम। कोई डाउट, बोलो, ठीक है। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, कितना बढ़ाना पड़ेगा, T1, कितना, मान लो कितने डिग्री, 100 डिग्री, ताकि 0.3 किसके इक्वल हो जाए, तब अपन बोलेंगे पानी क्या होने लग गया, बॉयल। क्या ये पॉइंट क्लियर है। पर जैसे ही अपन ने इधर टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया, पर अपने को तो अब 1 चाहिए कि 0.8 चाहिए, तो इधर इसका मतलब पानी जल्दी क्या होने लग जाएगा, बॉयल। क्यों, यहाँ पर पानी 80 डिग्री पर ही बॉयल होने लग जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए वहां पर मैगी 80 डिग्री पर बॉयल होकर बनाते हैं वो, यहाँ पर इसलिए उनकी मैगी थोड़ी सी वो कच्ची रह जाती है ना, अपन कहते हैं मतलब ऐसा टेस्ट, मतलब ऐसा होता है। वहां पर जो भी कोई चीजें पक रही हैं वो कितने डिग्री पर पक रही हैं, यहाँ पर, तो भाई ऑब्वियसली दोनों में क्या होएगा, तो तंदूर की रोटी और गैस की रोटी में फर्क होता है, सेम होता है, हीट का फर्क है ना, समझ आ गया कि नहीं। तो वही फर्क इसमें समझ आ गया, ये क्या है बोल दो, ठीक है। तो चलो ये मैं क्वेश्चन भेजूंगा एक, वो भी लिख लेना, बाकी आराम से करते हैं चर्चा थर्सडे को। मीनवाइल आपको लेक्चर में कोई डाउट है, अरे होमवर्क क्लियर है।